An unbiased coin is tossed. If head appears, a pair of unbiased die is rolled and the sum of the numbers obtained is noted. If tail appears, a card from a well shuffled pack of 11 cards, और उसकी नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 12 तक, is picked and the number on the card is noted. What is the probability that the noted number is either 7 or 8? Noted number is either 7 or 8. अच्छा, noted number is either 7 or 8. An unbiased coin is tossed. तो पहला इवेंट तो ये है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, एक तो ये. फिर उन्होंने कहा what is the probability that the noted number is either 7 or 8? Noted number is either 7 or 8. तो ये दोनों केसेस में हो सकता है, ये दोनों केसेस में हो सकता है. देखिए अगर हमारे पास हेड आता है, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हेड आता है, वो 1 मिनट वेट करिए. मैसेज कर दिया 3:30 बजे से नहीं वो उन्होंने भी नहीं देखा, मेरी बात हो रही है. हाँ 3:30 बजे. तो क्या कर रहे हैं ये कि एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं. इफ हेड अपीयर्स अ पेयर ऑफ अनबायस्ड डाई इज रोल्ड एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज नोटेड. तो उस पर जो भी नंबर आ रहा है वो हम नोट कर रहे हैं. तो हेड आ रहा है तो एक डाई, 2 डाई फेंक रहे हैं, ठीक है. अगर टेल आ रहा है तो हमारे पास 11 कार्ड्स हैं, उन 11 कार्ड्स पर 2 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हुए हैं. तो अब क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नोटेड नंबर इज आइदर 7 और 8. तो मुझे नोटेड नंबर जो है वो 7 और 8 होना चाहिए, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है. अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये. और हमारा जो इवेंट ए है वो इवेंट ए ये है कि जो हम नंबर नोट कर रहे हैं, वो नंबर नोट जो हम कर रहे हैं वो या तो 7 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर ये कहेंगे जो इवेंट होता है उसी को हम ए मान लेते हैं. तो अब कोई कंडीशन नहीं दे रखी है इन्होंने, तो इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी की बात है. मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि वो ये कहते हैं कि द नोटेड नंबर इज आइदर 7 और 8. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्ड, ठीक है. तो तब तो मुझे हेड वाले को E1 और टेल वाले को E2 मानकर E1/A निकालना होता. लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि 7 और 8 आने की ही प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है. लेकिन 2 अलग अलग केसेस हैं, एक तो हेड वाला है और एक टेल वाला है. तो हम इसको कैसे करेंगे, मैं ये कहूँगा लेट ए be the event that the noted number is either 7 or 8. नोटेड नंबर इज आइदर 7 और 8. तो ये तो ए हो गया. Let even be the event that head appears and E2 be the event that tail appears. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है. अगेन जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है. अब हमें निकालना है PA/E1. हेलो, हाँ मना कर दो, कह दो 3:30 बजे आना है.
अभी जो भी अगले 5-10 मिनट में जो भी आएंगे सबको 3:30 बजे को ओके। तो पी ए अपॉन E1 ये क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन E1 का मतलब क्या है कि नोटेड नंबर इज 7 और 8 और ए का मतलब वो सॉरी E1 का मतलब क्या है कि हेड। तो जब हेड आएगा तो हेड आने के बाद हमको क्या करना है, ये देखिएगा इसमें ऐसा है कि अगर हेड आएगा ना देन इफ हेड अपीयर्स अ पेयर ऑफ अनबायस्ड डाई इज रोल्ड एंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज नोटेड। ठीक है, और जो नोटेड नंबर है वो या तो 7 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, नोट करना है हमको वो नंबर। और जो डाई हमने 2 रोल करी है तो आप ये देखिएगा 7 कब हो सकता है 16 भाई हमने 2 डाई रोल करी तो पहली डाई पर 1 आ जाए, दूसरी डाई पर 6 आ जाए तो 16। तो एक तो 16 हो गया मैं इसको रफ में लिख लें कहीं पर 16 या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 लिखने की बजाय पहले ए अपॉन E1 लिख लेना सिर्फ, ताकि इवेंट पता चल जाए। ए अपॉन E1 ये क्या हो जाएगा 1,6 इसको ब्रैकेट में डाल लेना, बस पी मत लिखना, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, अभी नंबर ऑफ इवेंट्स निकाल रहा है। तो 16 हो गया, फिर 2 5 2 6 मतलब 7 भी आ सकता है 8 भी आ सकता है ना। तो 2 5 2 + 5 7 हो गया ना, और 2 6 हो सकता है। ठीक, उसके बाद 3 5 हो सकता है और 3 3 4 और 3 5 ठीक है। फिर 4 3 और 4 4 ये हो सकता है। फिर 5 2 और 5 3 7 और 8 सम होना चाहिए ना। और फिर 6 1 केवल 6 1 और 6 2 6 1 और 6 2 हो गया। और कुछ बचा तो नहीं, बता दीजिए। ठीक है भाई 1 वाले में 1 और 7 हम ले नहीं सकते क्योंकि 7 आता ही नहीं है ना। तो 1 6 यानी कि इसमें सिर्फ 7 आएगा, इसमें 2 5 आ सकता है 2 6, तो 7 और 8 2 वाले में भी हो गया। 3 4 3 5 तो 3 वाले में भी हो गया। 4 3 4 4 4 वाला, 5 2 5 3 5 वाला और 6 1 6 2 6 वाला हो गया। तो अब आप ये देखिए ये मेरे पास बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 ये बन जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अपॉन हाउ मच 36 11 अपॉन 36 होगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ टेल अपीयर्स अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 11 कार्ड्स नंबर्ड 2 3 4 टिल 12 इज पिक्ड। तो टोटल कार्ड्स कितने 11 कार्ड्स हैं, तो उसमें से जो नंबर है वो नोट करना है। तो 7 वाला और 8 वाला 7 और 8, तो 7 और 8 के 2 नंबर्स हैं, 2 हो गए ना। और टोटल नंबर और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं वो 11 है, तो 2 अपॉन 11 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ए अपॉन E2 हो गया ए अपॉन E2 हो गया 2 अपॉन 11। ठीक है जी। अब यहाँ तक करने के बाद में फिर आगे देखेंगे। अब हमसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2। तो पी E1 कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन E1 इज 11 अपॉन 36 प्लस पी E2 इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पी ए अपॉन E2 इज 2 अपॉन 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 काट दिया। ये एक काम करते हैं 2 से 2 काटते नहीं है, इधर तो 2 लिखा है। ठीक है, इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, 1/2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 11/36 प्लस 2/11। तब मेरे को यहाँ पर 11 का और 72 का एलसीएम लेना पड़ता है, अब 11 और 36 का ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई ही करेंगे और तो कुछ समझ में आता नहीं। तो 1/2 यहाँ पर रख दिया, 36 इंटू 11 कर दिया, 11 इंटू 11 121 प्लस 72, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 72 1 प्लस 2
3 193 अपॉन 396 366 72 है ना, 11 2 सा 22 होगा और 11 7 सा 77 और 2 77 और 2 79 792 ये है। डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं 18 हाँ डिवाइड 4 सा 3 4 3 सा 12 4 9 सा 366 नहीं हो रहा, 3 से हो तो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यही रहेगा आंसर। क्या है इसका पता है? हाँ आंसर तो यही आ रहा था, बट ये तरीका ही था। आंसर यही आ रहा है ना। ठीक है, वो तरीका शायद वो ट्री वाला होगा। हाँ मैंने वो ट्री वाला होगा, ट्री वाले से भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही है पक्का, ये पता है। नहीं आंसर इसका तो यही आ रहा है, तो पता है, वैसे पता है आंसर कि नहीं? देखो भाई नेटवर्क पर अवेलेबल है नहीं, आंसर देख लो एक बार, कंफर्म हो जाएंगे कि ठीक करा है कि नहीं। मिला? आंसर क्या है? क्वेश्चन निकालो, सही आंसर यही आंसर, बस तो ठीक है, हो गया काम। चलिए जी, अब एक काम करते हैं, आगे वाला अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं थोड़ा। इसमें मीन करना है, मैंने आपको मार्क करवा दिए थे कौन कौन से क्वेश्चंस, तो वो ना के बराबर हैं, 2-4 क्वेश्चंस हैं जो कटे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है देखिएगा। हाँ, अपनी एज और ईयर ऑफ बर्थ ऐड करो, ऐड कर लो, एज और ईयर ऑफ बर्थ। हाँ, एज मतलब कितनी उम्र है, और ईयर ऑफ बर्थ ऐड करो। तुम भी कर लो, तुम भी करो। 2022 ये हर साल चलता है। एक और मैसेज चल रहा है व्हाट्सएप पर कि अब से अगले 2 दिन तक मैं बस हैप्पी न्यू ईयर और सेम टू यू ही करता रहूँगा। एक ये भी चल रहा है, उस पर मनोज वाजपेयी की फ़ोटो बनी हुई आती है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड। जिसमें कोई सवाल देख रहा होगा वो भी डाउट कर लेगा। हाँ ठीक है, मैच के बारे में सही है, मैच के एक साथ बुक क्लोज हो गई। हाँ एक साथ 10 पेज दोनों बुक साइंस वालों को देखिए वो कंपैरेटिव हमारे जैसे हमारा इसे वालों को ज़्यादा
अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पहले हमको ये देखना है कि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक कॉइन उछाला, अब कॉइन उछाला और हमसे ये पूछ लिया जाए कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है हेड्स का, या नंबर ऑफ हेड्स का आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो हम रैंडम वेरिएबल को हमेशा कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। कैपिटल एक्स का मतलब क्या है कि हमने एक बार कॉइन को उछाला, तो क्या हो सकता है कि अब वो पूछ रहे हैं कि एक्स क्या हेड आने का जो इवेंट है उसको रैंडम वेरिएबल की तरह रिप्रेजेंट करा जा सकता है, हम कहेंगे करा जा सकता है। रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है कि हेड कितनी बार आ सकता है, तो मैं ये कहूँगा हेड या तो 0 बार आएगा, 0 बार मतलब एक बार भी नहीं आया, और या फिर एक बार आएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार कॉइन उछाल रहा हूँ, तो या तो हेड नहीं आएगा या फिर हेड आएगा। तो रैंडम वेरिएबल दो वैल्यूज़ ले लेगा, 0 और 1, 0 और 1 ये। ऐसे ही हमने ये कहा कि अब हमने कॉइन को 2 बार उछाल दिया, तो रैंडम वेरिएबल हेड आने वाली प्रोबेबिलिटी का रैंडम वेरिएबल क्या होगा, x मान लिया उसको, तो अब होगा 0 यानी कि एक बार भी हेड नहीं आया, 1 एक बार हेड आया, और 2 2 बार हेड आया। तो हमें क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी को ही एक टर्म असाइन कर देनी है बस। हमने ये कहा कि अभी तक हमसे ये कहा जाता था हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, अब ये कहा जाएगा कि नहीं भाई 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालिए, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालिए, और 2 हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ये कब करा जा रहा है, जब हमने 2 बार कॉइन को उछाला, और फिर कहते हैं कि उसकी ना टेबल बनाकर दिखा दो, उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बस ये है। और जो मीन वाला है कॉन्सेप्ट, मीन वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। जैसे हमसे अगर ये कहा जाए कि मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि फाइंड द, हमसे ये कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन find the probability distribution of the number of heads, find the probability distribution of the number of heads in 2 tosses of a coin, in 2 tosses of a coin, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, let x be the random variable, let x be the random variable representing, let x be the random variable representing number of heads. So clearly x can take 3 values, clearly x can take 3 values, 0 1 2, 0 1 2। यहाँ पर लिखेंगे सैंपल स्पेस। जब 2 कॉइन्स को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, हम जानते हैं HH, HT, TH और TT, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे Px is equal to 0, ऐसे लिखने का तरीका है Px is equal to 0। Px is equal to 0 का मतलब क्या है, that is no head appears, no head appears। तो Px is equal to 0 कितना हो जाएगा भाई, एक भी हेड ना आए, तो एक भी हेड ना आए यानी कि दोनों टेल आ जाए, तो ऐसा तो एक ही है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 4 है ना, 1/4 हो गया। इसी तरह से Px is equal to 1, that is 1 head appears, 1 head appears, तो एक बार हेड आए तो मतलब एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, x is equal to 1 का मतलब, तो 1 और 2, बाकी इसमें से 2 हेड आ रहे हैं, तो ये कितना हो गया, इसको लिखेंगे 2/4, 1/2 लिखना मत, 2/4 लिख लो, अभी कुछ सोच कर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद है Px is equal to 2, Px is equal to 2, that is 2 heads appear, 2 heads appear, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वही 1/4, ये हो गया। अब इसके बाद आपसे ये बोला जाता है कि भाई आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो ये तीनों चीज़ें तो समझ में आ गई है ना, और करते ही आ रहे हैं इस चीज़ को, बस एक रैंडम वेरिएबल हमको और बता देना है कि कैपिटल एक्स हमने रैंडम वेरिएबल मान लिया, एक्स आने का, एक्स कितनी कितनी बार आ सकता है, ठीक है। हम इसकी टेबल बनानी है बस, और टेबल ऐसे बनाएंगे आप,
Therefore, probability distribution will be, probability distribution की टेबल ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप x और इधर लिखेंगे px, x की वैल्यू 0, 1 और 2। अब जब x इज इक्वल टू 0 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/4, जब x इज इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी 2/4 और जब x इज इक्वल टू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 1/4। ये हो गया। अब इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड कर लें तो 1 के बराबर आ जाएगा। अब एक चीज होती है देना भी पड़ा। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल और expected value of random variable or expectation of random variable और कैपिटल X बार और कैपिटल E ब्रैकेट में X, ठीक है। इनमें से कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो समझ लेना आपको क्या करना है। चाहे वो पूछे मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, चाहे वो पूछे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, चाहे वो पूछे एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, या वो बोले कि नहीं X बार कैलकुलेट करो, या वो बोले EX कैलकुलेट करो, आपको करना क्या है EX बोल दो या फिर इसको X बार बोल दो, ठीक है, या मीन कुछ भी। ये सब क्या हो जाएगा x इंटू पी एक्स, इनका सबका समीशन करना है। तो 0 इंटू 1/4 0 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये 2/4 प्लस 2/4 कितना हो गया 4/4 यानी कि 1 आ गया। तो ये आ गई इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या फिर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल या एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये है। और इसमें ही एक टर्म और आता था वेरिएंस। वेरिएंस में क्या करना होता था, उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो हटाया क्यों इन्होंने। आप ये देखिए जैसे ये x है ना, तो इसी में टेबल इसके ऊपर और लिख देते थे x² 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही 1 को 2/4 से, मतलब x² इंटू पी एक्स करना होता था उसमें, और सबको ऐड कर देते थे, बस ये। लास्ट ईयर तो था, हाँ लास्ट ईयर था, इस बार नहीं था। नहीं लास्ट ईयर भी शायद नहीं था लास्ट ईयर स्टैट्स में था। नहीं वो नहीं कह रहा मैं, 11th क्लास में इकोनॉमिक्स में था। हाँ इकोनॉमिक्स में था, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैथ्स के सिलेबस में जो 12th का मैथ्स का था उसमें नहीं था भाई। लास्ट ईयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, तो पार्ट 1 बच्चों ने करा था, MCQ था टोटल उसमें, और जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 में ये पोर्शन हटा दिया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने करवाया ही नहीं था लास्ट ईयर, तो मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैंने कहा शायद इस बार भी नहीं होगा। 11th के स्टैट्स में तो था, 11th के स्टैटिस्टिक्स में था, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस वो था ही। चलिए जी, अब आपको क्या करना है, हाँ जी, अब आप आ जाइए पेज नंबर 558 पर, पेज नंबर 558 एग्जाम्पल नंबर 22, पेज नंबर 558 एग्जाम्पल नंबर 22 में इस पर ना इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ये बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन पेपर।
जो इवेंट हमसे पूछा जाएगा ना उसी के रैंडम वेरिएबल को हमें कुछ मानना है, एक्स वाई, जनरली एक्स ही मानते हैं। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, सर क्वेश्चन बता रहे हैं पेज नंबर 558, एग्जाम्पल नंबर 22 सॉरी। हाँ, a person plays a game of tossing a coin thrice. For each head, he is given ₹2 by the organizer. अगर head आता है तो organizer उसको ₹2 दे देता है। And for each tail, he has to give ₹1.50 to the organizer. अगर tail आता है तो उसको ₹1.5 organizer को देना पड़ता है। मतलब साफ शब्दों में जुआ है ना? जुआ खेल रहा है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है। Let x denote the amount gained or lost by the person. So let x denote the amount gained or lost by the person. Show that x is a random variable and exhibit it as a function of the sample space of the experiment. तो आपको x क्या लेना है? अमाउंट जो उसने गेन करी या लॉस करी। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें जो हमने गेन करा है ना उसको तो हम प्लस मान लेंगे और जो जेब से निकल रहा है ठीक है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। तो कॉइन को 3 बार उछाला जा रहा है। ठीक, सर ऐसे गेम खेलते मैं तो करना ही नहीं है। क्या चीज़? ऐसे गेम क्यों खेलते पता हैं? नहीं। एक कभी को 3 बार चलता है। पता नहीं। भाई देने रहा जब हम छोटे थे हमारे साथ होता था इशू, मतलब हम क्या करते थे, हमने सारे गेम खेले हैं, हर सीजन के गेम खेले हैं क्योंकि हमारे घर के पास ना ग्राउंड था बहुत बड़ा। तो उसमें ये होता था कि अभी बैडमिंटन चलेगा 1-1.5 महीने, फिर कुछ महीने चलेगा फुटबॉल, फिर कुछ महीने क्रिकेट चलेगा, तो ये चलता था। अब उसमें मतलब बहुत सारे जो पड़ोस के सब लोग थे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे और उसमें ऐसा होता था कि अगर किसी एक बच्चे ने भी गाली दे दी ना तो जो पड़ोस के किसी भी आंटी ने, अंकल ने, किसी ने भी सुन लिया। और अगर किसी एक बच्चे के बाबा जी हैं तो वो पूरे पड़ोस के बाबा जी हैं, मेरे बाबा जी हैं तो वो पूरे पड़ोस के सबके बाबा जी हैं वो, कि भाई कौन से वाले बाबा जी है, उसके वाले बाबा जी, है ना। तो ये रहता था। तो हमें मना करते थे कि भाई नहीं 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 वो वहाँ पर नहीं खेलना, उन बच्चों के साथ में नहीं खेलना। तो ये पुराना गेम है, ये तब से चला आ रहा है, उन बच्चों के साथ नहीं खेलना। वो बच्चे क्या करते थे, सैटरडे और संडे वाले दिन आते थे, बड़े बड़े लड़के आ जाते थे और वो क्या करते थे, वो पैसे रख देते थे वहाँ पर आकर कि भाई सब बच्चों ने 10-10 रुपये इकट्ठे करे तो 11 लड़कों की टीम इकट्ठी हो गई, 110 रुपये हो गए। ठीक है, बाकी के जो है उनके 110 रुपये हो गए। 10 रुपये मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता था। और फिर हो गया टोटल अमाउंट 220 रुपये। अब ये होता था कि जो भी जीतेगी टीम 220 रुपये उसके, ये हो गया। तो जो हारने वाले हैं वो बेचारे मुँह लटका कर जाते थे और जो जीतने वाले हैं वो वही समोसे की दुकान थी, वो समोसे खा लेते थे। ये होता था। ठीक है, समोसे, चाय, ब्रेड पकोड़ा ये चल रहा है और फिर उनको चिढ़ाते भी थे जो हारने वाले हैं। और फिर क्या होता था कि अगर हारने वाली टीम में से किसी बंदे के पास में बैट है तो समझ लो लड़ाई होनी ही होनी है ना। वो बैट लेकर दौड़ेगा दूसरे के पास में, उनके पास विकेट है तो विकेट, मतलब ये होता ही होता था। हमें मना करा जाता था। तो फिर धीरे धीरे बड़े हुए तब समझ में आया कि हाँ भाई वाकई में ये गेम गंदा ही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है इसमें। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि जो जीत रहा है वो आपस में 2-3 बच्चे बात कर रहे हैं और वो मुस्कुरा दिया या हंस दिया तो मुझे चिढ़ा रहे हैं। हारने वाले एक बंदे ने कहा कि अच्छा मैं मेरे को 0 पर आउट करा था ना इसने, मुझे चिढ़ा रहा है ना। अब इतने पर अच्छा चिढ़ाया कैसे, अच्छा गाली कैसे दी, बस हो गया काम। तो घूर कैसे रहा, घूरने पर भी हो जाता है, घूर कैसे रहा। तो खैर वही गेम है। चलिए अब इसमें ये है कि अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। तो जब कॉइन को जब भी 3 बार उछाला जाएगा तो एक तरीका बताया था आपको मैंने कि उसको ना आप ऐसे कर लेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो 3 बार लिख लिया आपने। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो 4 का मतलब 4 बार हेड लिख दो, और 4 बार 4 बार हेड लिख दिया, फिर 4 बार टेल लिख दो, हो गया। अब इस 2 का मतलब है 2 बार हेड, 2 बार 2 बार टेल। और फिर क्या करना है इसको कंप्लीट करने के लिए अगेन फिर वही 2 बार हेड 2 बार टेल। पिछले साल भी करा था सर कुछ ऐसा। हाँ ये करते ही आ रहे हैं, 10th में भी था शायद HT, ये। हाँ। फिर है HT 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 HT। सेम ही है सारी क्लास में। और उस प्लान होते बच्चे शुरू में कर देते। ठीक है, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। 8 इवेंट्स हो गए अलग अलग सैंपल स्पेस में। अब वो बोल रहे हैं कि फॉर ईच हेड, अच्छा अब ये मत कहना कि नहीं एक बार भी हेड ना आए, या मतलब हेड आने पर जीत रहा है ना वो, तो एक बार भी हेड ना आए तो उसको 0 बोल दिया, है ना। एक हेड आ गया तो 1 नहीं। आपको इन्होंने साफ साफ दिया है यहाँ पर
कि लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन, अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। तो ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, हेड की बात करेंगे चलो। अच्छा, अगर एक बार हेड आ गया या हम ये कहेंगे कि वो इतना लकी है कि तीनों बार हेड आ गए, 6 रुपये जीत गया, पार्टी हो गई उसकी, ठीक है। सोच रहा हूँ 6 रुपये में आज क्या आएगा, ठीक है। तो एक 3 टॉप ये है कि 2 रुपए कर दिया। और ये महंगी हो गई। अरे मैंने थम्स अप 2.5 रुपये की भी पी रखी है, 2.5 रुपए 2.5 रुपये की थम्स अप पी रखी है। थम्स अप की जो बॉटल आती है ना, कांच वाली। बड़ी वाली की बात 10 की पी है, कैंपा। 10 की पी है। थम्स अप बहुत पुराना ब्रांड है। हाँ। अच्छा, और ये पता है कि थम्स अप पहले किसका था, आज किसका है, ओनर कौन है? कोका-कोला। कोका कोला ओनर है आज थम्स अप का, ठीक है। और पहले पार्ले हुआ करता था इसका ओनर, हाँ पार्ले, तभी सस्ती। जिसके पार्ले जी बिस्किट आते हैं, और पार्ले ने उसको बेचा था। अच्छा, ये है फॉर हरियाणा में तो कैंपा ही कहते हैं। 3 हेड्स, फॉर 3 हेड्स। अगर 3 हेड आ गए तो 3 हेड आ गए तो अमाउंट कितना हो गया, मैं उसको बोल दूंगा 6 रुपये हो गए भाई, इस पर 2 2 2 6 रुपये। अच्छा, 3 हेड नहीं आए भाई, 2 हेड आए हैं, मैं 2 हेड आ गए तो सीधी सी बात है कि अगर 2 हेड आ रहे हैं तो तीसरा टेल ही आ रहा है, ठीक है। वो कंडीशन तो है नहीं कि कॉइन खड़ा रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में अमाउंट कितना हो जाएगा बता दो। 2 हेड आए हैं तो 4 रुपये तो उसके मिल गए, लेकिन तीसरी बार तो कॉइन यानी कि टेल, तो 4 में से 1.5 रुपया सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हो गया 2.5, है ना। तो 2.5। अच्छा, फॉर 1 हेड, 1 हेड में बेचारा बर्बाद होना शुरू हो गया, माइनस है ना। तो प्लीज -1, क्योंकि 1 हेड का मतलब क्या है कि 2 टेल आए हैं, 2 टेल आए हैं तो 1.5 रुपया यानी कि 3 रुपये गए पॉकेट से, और गेन उसने कितना करा 2 रुपये, है ना। तो 2 - 3 कर देंगे उसको, जो लॉस हो रहा है उसको माइनस बोल देंगे, -1। 10 रुपए। अच्छा, और 0 हेड्स, 0 हेड्स यानी कि तीनों टेल आ गए तो 4.5 रुपये गए, इतनी बड़ी अमाउंट 4.50, ठीक है। अब ये बेचारा मुंह लटका कर घर जाएगा। तो लोन ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई जो अमाउंट गेन या अमाउंट लॉस्ट है, इसे चुकाने के लिए तो लोन लेना पड़ेगा मुझे। लोन लेना पड़ेगा इसको। और चलिए नोट करिए, तो लेट एक्स बी द, मैंने लिखा नहीं था, एग्जांपल नंबर 22 है ये, एग्जांपल 22। तो हम ये कहेंगे लेट एक्स बी द सर जुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग, let x be the event of the amount gained or lost, x be the event of the amount gained or lost. So clearly x can take values, clearly x can take values 6, 2.5, -1 और -4.5, ठीक है। अब जो हमने ये लिखा है ना, इससे हमको हेल्प मिल जाएगी यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए। ठीक है, याद रखना ये वाला जो क्वेश्चन है ना, केस स्टडी में बनाकर देते हैं, कुछ और भी कंडीशनल गेम्स बना देते हैं नए नए, मतलब डाई वाला कुछ गेम डाल देंगे, कार्ड्स वाला, मतलब कार्ड तो मतलब 3 ही गेम होते हैं, डाई कॉइन है कार्ड। हाँ कार्ड्स वाला, मतलब कार्ड्स वाला भी आ सकता है। तो अमाउंट गेन और अमाउंट लॉस वाला मतलब पूरी गैम्बलिंग ये करवा के मानते हैं, पूरा का पूरा लिखा हुआ आता है, उसमें पूरा केस बना हुआ आता है। अच्छा अच्छा, तो अब मैं लिखूंगा Px = 6। Px = 6 का मतलब क्या है कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताई है। Px = 6, वो 6 रुपये कब जीतेगा? 6 रुपये तभी जीतेगा जब, हाँ हाँ वो पूछा नहीं है उन्होंने, वो पूछा नहीं है उन्होंने, पर मैं करके दिखा रहा हूँ। हारने वाले को तो अमाउंट चुकाने के लिए लोन लेना पड़ेगा, और जीतने वाले इतनी बड़ी अमाउंट तो कहाँ रखेगा? ये प्रॉब्लम है, अकाउंट खुलवाना पड़ेगा उसको। जन धन योजना, Px = 6, Px = 6 जो है
उसमें 6 मतलब 6 रुपये कब जीतेगा जब 3 हेड आएंगे। तो 3 हेड कितनी बार आ रहे हैं? एक बार तो 1/8। इस क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं पूछा गया, इसमें तो यही कहा गया कि बस ये बता दो कि हाँ ये एक रैंडम वेरिएबल है या नहीं है। सर रैंडम वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल मतलब वो कुछ वैल्यूज ले सकता है या नहीं ले सकता। अमाउंट गेन्ड की कुछ वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये मतलब ये इसकी शुरुआत है। ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा या तो ये एक्सपेक्टेशन निकालो या फिर ये, और जो चांसेस बनते हैं ना ज़्यादा, ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्या? 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ, तो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में आएगा। और जो ज़्यादा नंबर वाला है वो बेस थ्योरम का ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बी x इज इक्वल टू 2.5, x इज इक्वल टू 2.5 यानी कि 2.5 मतलब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार आ रहे हैं? 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, 1 2 3 बस 3, तो 3/8, ठीक है। फिर हम करेंगे पी x इज इक्वल टू -1, पी x इज इक्वल टू -1 यानी कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड, केवल एक हेड आए तो 1 2 और 3 अगेन 3/8, और x इक्वल टू -4.5 कितना हो गया? 1/8। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसकी बनाई जा सकती है, इसका एक्सपेक्टेशन मीन सब निकाला जा सकता है। भाई जो क्वेश्चन आपसे कहे हैं इसके मतलब ये मजाक सही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आप करके देख लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अच्छा दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कल लेने की पार्टी मैं बता दूंगा आपको कि क्लास लूँगा या नहीं लूँगा। और 7 तारीख से, पहले भी बताया था, 7 तारीख से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, मतलब फिर रोज़ होगी मैथ्स की क्लास। और उसके अलावा ना एक काम मैं और स्टार्ट करूँगा। कोविड से पहले मैं ये काम किया करता था, लेकिन कोविड में हमने ये काम नहीं करा। आप में से जो बच्चा चाहे वो इस काम को कर सकता है। मैं बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम, क्या चीज़ है, क्या दिमाग में है, वो बता देता हूँ। कि जैसे आपका पेपर 80 नंबर का होता है, ठीक है ना, तो 80 को आप 90 मान लो, 80 को आप 90 मान लो और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 30-30-30, ठीक है। तो कभी भी जो भी बच्चा, मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन हम ये काम करेंगे, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ये काम भी हम करेंगे। तो उसमें 10th और 12th के वालों बच्चों के लिए ही होगा कि आप 1 घंटे का टाइम निकाल कर आना। टाइम मैं बताऊंगा कि इस टाइम आना है, उस टाइम जो बच्चा अवेलेबल हो वो आना। पूरे जो पेपर है उसके सेक्शन A B C उसमें से आप 1/3 निकाल लेना क्वेश्चंस। 1/3 मतलब 30 नंबर का आपने बाहर निकाल लिया। अब वो 1 घंटे में, एग्जाम नहीं है वो एग्जाम नहीं है, बस आपको ये देखना है कि 1 घंटे में आप कितना कर पा रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस। आप कितना कर पा रहे हो। तो ये काम वैसे आप घर पर भी कर सकते हैं। मेरा काम माहौल देने का है, माहौल दे दूंगा यहाँ पर। उसमें क्या होगा, 3-4 बच्चे शुरुआत में जोश में सब कहते हैं, लेकिन आते 3-4 ही हैं, बस ज़्यादा नहीं आते, वो मैंने देख रखा है। तो अब क्या है कि 3-4 बच्चे हो सकता है 10th के हों और 3-4 बच्चे 12th के, कुछ फिजिक्स के हो सकते हैं, कुछ मैथ्स के हो सकते हैं। तो आपको बस बैठकर उस 1 घंटे में हिलने नहीं दूंगा कि उस 1 घंटे में एग्ज़ाम वाला माहौल होगा, लेकिन ये स्ट्रेस नहीं होगा कि मेरे नंबर कट जाएंगे या पता नहीं क्या नंबर आएंगे, वो स्ट्रेस नहीं होगा। तो आपको बेफिक्र होकर बस ये चेक करना है कि आप 1 घंटे के अंदर 30 नंबर का अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। हमें कायदे से 1 घंटे में 27 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हैं बस, ठीक है ना। 27 भी मैं हायर साइड बता रहा हूँ, 26 पॉइंट समथिंग 80 नंबर का नंबर है ना। तो अगर आप 30 नंबर का अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। तो 2 बार 3 बार 4 बार अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जो प्री बोर्ड में भी हुई है कि सब पेपर छूट गया है, आता था पेपर छूट गया। तो वो वाली चीज़ जो है वो आप करके देखना, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये काम जो भी करना है स्टार्ट करूंगा मैं 7 तारीख से, ठीक है। चलिए जी, अब अगले साल मिलते हैं आपसे।